नमस्कार। आज मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 14 का अध्ययन कर रहे हैं, वयस्क अवस्था में पोषण, जिसके भाग 1 में हमने पाठ का अध्ययन अच्छे से कर लिया है और आशा करती हूँ कि आपने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा और उसके अभ्यास प्रश्न को करने के लिए तैयार और तत्पर रहे हैं। तो आइए अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वयस्क अवस्था प्राय होती है कौन सी उम्र से शुरू होती है? ये होती है 20-21 से 40 वर्ष तक वयस्क अवस्था कहलाती है। फिर आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ये होती है प्रौढ़ अवस्था, जब हम अपनी लाइफ में अपने करियर में बिल्कुल सेट होते हैं। फिर आते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले युवक और युवती होते हैं कम क्रियाशील। ये लोग ऑफिस गाइडलाइन वाले होते हैं जो दिन भर बैठ के मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य कम करते हैं। फिर आता है, भारी भरकम शारीरिक श्रम करने वाले स्त्री पुरुषों का वेतन का 60 से 70% भाग भोजन पर खर्च होता है। मैंने इसका आपके पाठ में अध्ययन करते हुए आपको बताया था कि जितने कम आय वाले होते हैं या अधिक क्रियाशील होते हैं, वो रोज़ के कमाने वाले होते हैं, तो उनका आय के 60 से 70% हमारे भोजन पे खर्च हो जाता है। फिर आता है, मोटापे का शिकार अधिक होते हैं साहूकार व राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि वो दिन भर बैठ के कार्य करते रहते हैं, शारीरिक श्रम अधिक नहीं करते हैं। फिर आता है, संतुलित आहार में कम क्रियाशील वयस्क पुरुष के लिए अनाज की प्रस्तावित मात्रा है 375, 480 पहुंच जाती अधिक क्रियाशील के अंतर्गत। फिर आता है, डैश वह समय होता है जब किशोर अपनी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि और विकास को प्राप्त कर मानसिक रूप से स्थिर एक परिपक्व युवा बन जाता है। युवा अवस्था। युवा अवस्था वह अवस्था है जब हम अपनी वृद्धि पूर्ण रूप से ले चुके होते हैं, विकास निरंतर है और मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके होते हैं। युवा एवं प्रौढ़ को सामूहिक रूप से वयस्क कहते हैं। कम क्रियाशील व्यक्ति को मासिक आय बहुत अधिक होती है तथा शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है, इसलिए उनको ये प्रस्तावित होता है कि वो रोज व्यायाम ज़रूर करें। वयस्क महिला व पुरुष को प्रतिदिन अपने आहार में क्रमशः 30 और 28 मिलीग्राम लौह लवण लेना चाहिए। ठीक है। ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता अधिक श्रम वाले पुरुष को होती है, क्योंकि वो दिन भर शारीरिक श्रम कर रहा है। ठीक है, उसको दिन भर अपने शरीर से काम करना है, तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इनके अंतर्गत प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्त्री पुरुष की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि उनका बीएमआर अलग होता है, उनकी लिंग आवश्यकताएं अलग होती है, उनका मांसपेशियों का काम अलग होता है, उनकी वजन अलग होता है, उनका लंबाई अलग होता है, उनके कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। तो आए इनके अंतर्गत देखें, वयस्कों में पोषण संबंधी आवश्यकता उनकी लिंग एवं क्रियाशीलता के आधार पर होती है। अगर लिंग देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों की पौष्टिक आवश्यकताएं अलग होती है, क्योंकि पुरुष का बीएमआर बहुत ज़्यादा है, उसकी मांसपेशियां ज़्यादा है, तो उसको सामान्यतः तौर पर भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तुलनात्मक स्त्री के। फिर आता है, सामान्यतः पुरुष को प्रोटीन की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है, तो उसके अंदर मरम्मत कोशिकाओं की ज़्यादा हो रही होती है। खनिज लवण विटामिन भी उसके अनुसार ही उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं। विटामिन बी जो होता है वो आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो वो पूर्ण रूप से उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और ये कार्बोज, प्रोटीन और वसा के उपापचय पे भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर ये ढंग से नहीं खाया तो वो उपापचय नहीं होगा, तो आपके शरीर पे लेना, खाना और नहीं खाना कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से हम उनके पौष्टिक तत्वों को कर सकते हैं। और स्त्रियों में हर महीने मासिक धर्म के अंतर्गत उनको लौह लवण की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। फिर आता है, इसको निम्नलिखित क्षेत्रों में हम बाइफर्केट करके पढ़ सकते हैं। पहली है, ऊर्जा पुरुषों में ज़्यादा चाहिए, महिलाओं में कम चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषों में अधिक कार्यशील होते हैं, बीएमआर ज़्यादा होता है महिलाओं से अंतर्गत। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंतर्गत दोनों को समान चाहिए, 1 ग्राम प्रति वजन के अनुसार। लेकिन अगर कैलकुलेशन में देखा जाए तो स्त्रियों का वजन कम होता है पुरुषों के वनस्पत, तो उनको कम चाहिए
होता है। थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन जो होता है वो पूर्ण रूप से ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो ये हम ऊर्जा के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। थायमीन का 0.5 है, इसका है 6.6, इसका है 0.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ऊर्जा के अनुसार। फिर आता है क्रियाशीलता के आधार पर हम पोषण संबंधी आवश्यकताएं करते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हमने जैसा कि पाठ में भी अध्ययन किया था, हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है, कम क्रियाशील, मध्य या साधारण क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील वे व्यक्ति होते हैं जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं या बैठ के दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, उनका मानसिक कार्य ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली शारीरिक कार्य के लिए। साधारण क्रियाशील हमारी गृहिणी हो गई, चपरासी, डाकिया, जो कि शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों बराबर कर रहे होते हैं। लेकिन अधिक क्रियाशील व्यक्ति वो होते हैं जो मानसिक कार्य तो बहुत कम कर रहे होते हैं लेकिन शारीरिक कार्य बहुत अत्यधिक कर रहे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता उसी पर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है वयस्क अवस्था में संतुलित आहार आयोजन करने की इकाई के अनुसार इनका कैलकुलेशन किया जाए, तो अनाज ये हमारी संदर्भ इकाई है। मध्य क्रियाशील 16, 14, 23, 2, 3, 3, 3, ये सब 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, ये आपकी शर्करा आ गई, डिफरेंट आ गई और वसा डिफरेंट आ गई। ये हमारे इस पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के क्रियाशील हैं, उसी के आधार पर हम उसका आहार आयोजन या पोषण संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। मांसाहारी व्यक्ति 1 इकाई दाल की जगह 1 इकाई अंडा या मांस मछली का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब दाल या मांस मछली दोनों को एक दूसरे से चेंज या इंटरचेंज किया जा सकता है। आइए हम दूसरा सवाल देखें। वयस्कों का आहार आयोजन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान देंगे? वयस्कों का आहार आयोजन करते हुए निम्न बातों का ध्यान देंगे। पहली बात है उनकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के अंतर्गत उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अधिक क्रियाशील, जहाँ पे वो दिन भर अपना लेबर का काम कर रहे हैं। मध्य क्रियाशील, जो कि अपना गृहिणी या डाकिया या चपरासी सामान्यतः मध्य ज़रूरतों वाला काम कर रहे हैं। कम क्रियाशील, जो दिन भर बैठ के कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर उनका आहार आयोजन किया जाएगा। वयस्कों का आहार आयोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान दें कि उनकी दिन भर की पौष्टिक आवश्यकताओं को 1 इकाई मान के कैलकुलेट किया जाए और उनकी परिपूर्ण पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाए। वयस्कों के पोषण संबंधी आवश्यकता उनकी लिंग, क्रियाशीलता, उनकी वजन, लंबाई, शारीरिक श्रम, शारीरिक वजन के अनुसार किया जाना चाहिए। विभिन्न भोज्य समूह को विविध भोज्य पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। वयस्कों के लिए आहार आयोजन करते समय आय के अनुरूप भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। आय के अनुरूप 2 आय को कैटेगराइज करते हैं, कम आय और ज़्यादा आय। तो कम आय वाले कम पैसे में भी हम अच्छा आहार आयोजन कर सकते हैं। निम्न आय वर्ग वालों को चाहिए कि राशन की दुकान से खरीदें, मौसमी फल सब्जी खरीदें, रात को ज्वार, बाजरा, चना ज़रूर खाएं, मोटी रोटी बनाएं और विविध पौष्टिक तत्वों को सम्मिलित करके करें, खमीरीकरण करें, माल्टिंग करें, ये सब करें। मध्यम वर्गीय वालों को चाहिए कि मध्यम वर्ग वाले वयस्कों को सूखे राशन की खरीदारी वार्षिक या मासिक रूप से थोक के भाव से कर लेनी चाहिए। वो अपने भोजन को मौसमी फल व सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। मध्यम वर्ग वाले दूध, अंडे, दालों का उपयोग उपयुक्त मात्रा में कर सकते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा अच्छे से पैसा होता है। मध्यम आय वर्ग के वयस्क हल्के फुल्के परिवर्तन द्वारा भोजन को पौष्टिक व आकर्षक बना सकते हैं, थोड़ा सा इनोवेशन ला सकते हैं। वहीं उच्च वर्ग वाले महंगे भोजन कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए प्राणिज स्रोत पर निर्भर कर सकते हैं, बेमौसमी फल सब्जी भी खा सकते हैं। उन्हें शर्करा या गुड़ का सेवन कम करके वसा का सेवन ज़्यादा कर लेना चाहिए। उनको आकर्षक भोजन बनाना चाहिए। अब इनका संतुलित आहार करने के लिए कौन कौन से पौष्टिक तत्व कौन कौन से चाहिए? अनाज मध्य क्रियाशील को चाहिए 450, 330, दालें 90, 75, दूध सभी को 300, कंदमूल 200, 100, 200, फल 100। जो फर्क आएगा शर्करा तेल या अनाज और दाल में, बाकी सबका सामान्य और उतना ही पाया जाएगा। जैसा कि हमने अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा था कि इनकी सिर्फ ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकताएं बढ़ती या कम होती है, खनिज, लवण, विटामिन इनकी आवश्यकताएं कम या ज़्यादा
नहीं होती हैं। दूसरा है कम मूल्य में उचित पोषक तत्व हेतु कुछ सुझाव प्रस्तावित करें। कम मूल्य में आय वाले लोगों के लिए भोजन से ज़्यादा पौष्टिक अग्र तरीकों से बनाया जाए। एक अनाज की जगह दूसरे 2-3 अनाज मिलाए जाएं। मिलेट का उपयोग ज़रूर किया जाए। मिलेट के अंतर्गत आपका आता है ज्वार, बाजरा, चना, ये ज़रूर आपके भोजन में सम्मिलित किया जाए। आप 50 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियों का ज़रूर सेवन किया जाए। सस्ते व पीले फल खाए जाएं, जैसे विटामिन बी और सी की कमी नहीं हो। मोटी रोटी खाई जाए, पतली रोटी ना बनाएं। 150 मिलीलीटर दूध लेवें, जैसे आपके राइबोफ्लेविन और कैल्शियम की मात्रा का परिपूर्ण आपके अंदर सेवन हो सके। 10 ग्राम ज़्यादा तेल लेवें ताकि ऊर्जा की आवश्यकता परिपूर्ण हो सके। और संतुलित आहार आयोजन के लिए एक सामान्य मात्रा ये मानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं अनाज की मात्रा बढ़ा दें, दाल वही रखें, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध को 150 ml कर दिया। इसके अंतर्गत हम कैलकुलेशन करते हैं तो कम आय में भी पौष्टिक और पोषण परिपूर्ण कर सकते हैं। भोजन की दरें कम करने के लिए राशन की दुकान से खरीदें। रात को ज्वार बाजरा ये खाएं। आप किचन गार्डन का उपयोग करें। किचन गार्डन में जो भी सब्जियां आपको मिल रही है, चाहे वो आपकी पत्ता गोभी हो, चाहे आपका पालक मेथी हो, इनका सेवन अत्यधिक करें। खमीरीकरण, माल्टिंग और अंकुरीकरण का उपयोग करें। तेल की बजाय भाप में खाना बनाएं और जैसे उसमें तेल का मात्रा कम हो, स्वादिष्ट बन सके। पत्तियों की जो ये फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर की पत्तियों का सेवन करें, क्योंकि ये पोषण परिपूर्ण होती है, आपको ज़्यादा पोषण दे सकती हैं। घर पे बनाए भोजन को ज़्यादा स्वीकारित करें, क्योंकि घर का भोजन स्वच्छ और स्वादिष्ट होता है बाहर की बजाय। सस्ते व मौसमी फल खाएं। प्राकृतिक भोजन संरक्षित भोजन से सस्ते होते हैं, तो प्राकृतिक भोजन का सेवन करें। आशा करती हूँ इसके अंतर्गत आपने पूरे पाठ का अध्ययन अच्छे से किया होगा, नोटबुक्स में लिखा होगा। फिर भी दोस्तों कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछें, मैं कोशिश करके आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, निरंतर याद करते रहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।